नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सबसे पहले प्रकाश पर्व, दीपोत्सव, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, सभी देशवासियों को, एक एक दर्शक को, जो हमारा दर्शक है, जो दर्शक नहीं है, जिन तक भी संदेश जाता है, उन सबको दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, भाऊ की तरफ से, सबकी तरफ से। अब शुरू करते हैं मिड डे मुद्दा। मिड डे मुद्दा में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के खेल को समझ गए हैं? क्योंकि कुछ तो ऐसा अंदेशा कहें या हिंट कहें हुआ होगा कि एकाएक अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के दरवाजे खोल दिए हैं नीतीश कुमार के लिए। कुछ लोग कहेंगे वो तो हमेशा से खुले थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा से खुले। 2024 के जब नतीजे आ गए, सरकार बन गई, उस सरकार के उस सरकार में दो बैसाखियां हो गई, नायडू और नीतीश की। तो दोनों बैसाखियां चाहिए इंडिया अलायंस को, दोनों को हटाना है। लेकिन नीतीश के लिए फिलहाल दरवाजा पूरी तरह ओपन है। चंद्रबाबू अपना फैसला करें, अभी करें, न करें या बाद में करें। इस सबके पीछे सवाल है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि उनके पाले में गेंद है। आज ये चर्चा तीन अलग अलग हिस्सों में हम करेंगे, तीन पार्ट। पहला सवाल जो मैं भाऊ से आज समझना चाहूंगा, भाऊ को इन कर लीजिए, कंट्रोल रूम इन कर लीजिए चर्चा। स्वागत है भाऊ, दिवाली की शुभकामनाएं आपको। आपको सभी को, सभी दर्शकों को आप पहले बोल दिया है। तो तीन हिस्से में आज की चर्चा है। पहला हिस्सा कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के पूरे गेम को समझ गए हैं क्या? अब ये गेम क्या है, इस गेम में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है, ये जरा समझेंगे। दूसरे पार्ट में अगर ये गेम समझ गए हैं तो क्या नीतीश कुमार इस हालत में हैं कि इस खेल से बाहर निकल पाए, मोदी को छोड़ पाए? क्या इस हालत में है, या कोई ऐसी नब्ज, कोई ऐसी नस दबी हुई है कि चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे, या अपने आदत से मजबूर हैं नीतीश कुमार, कीचड़ में ही कमल खिलाएंगे, वहीं रहेंगे? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्या मोदी युग का द एंड हो जाएगा, या नीतीश के आने के बाद भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था, प्लान बी मोदी के पास है? ये तीन हिस्से में हम समझेंगे। पहले हिस्से पे आते हैं भाऊ, सीधा पहले हिस्से पे, जिस हिस्से को अब तक कोई टच नहीं किया है। वो हिस्सा जो मैंने कहा कि क्या नीतीश खेल समझ गए हैं। अभी तक जितनी चर्चाएं चल रही हैं नीतीश को लेकर के, इंडिया अलायंस में आने को लेके, पलटने को लेकर के, उस सब में चर्चा का केंद्र है कि अब कट्टरवादी सांप्रदायिक राजनीति जिस पर भाजपा उतर आई है, उसके साथ कैसे चल सकते हैं नीतीश। वजह क्या है? हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला गिरिराज सिंह ने, और वो यात्रा निकली कहां? किशनगंज, जहां 68% मुसलमान, कटिहार जहां 45% मुसलमान, अररिया जहां 43% मुसलमान, पूर्णिया जहां 38% मुसलमान, भागलपुर जहां 18% मुसलमान। और कहा क्या? बटोगे तो कटोगे, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, भाला रखो, फलसा रखो, सब कुछ कह के आए वहां। ये स्थिति आज तक नीतीश कुमार वही हैं जिन्होंने गोधरा की वजह से 2013 में मोदी के चेहरे पर ऐतराज जता दिया था। 10 साल बाद भी मोदी का चेहरा नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे और गठबंधन छोड़ दिया था। आज जब उनके सर पर सांप्रदायिकता का नंगा नाच होगा तो उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या ये खेल समझे? और खेल का दूसरा पहलू जो प्रशांत किशोर में कह रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं भाऊ कि ये सारा प्लान बीजेपी का इस रास्ते पर जा रहा है कि भाजपा कभी भी बिहार जैसे सामाजिक समीकरण, जहां पर सामाजिक ढांचा जटिल है, वहां पर अकेले नहीं जीत पाएगी? कुछ ऐसा वर्ग है जो नहीं आएगा कट्टरवाद के दबाव में, झांसे में, तो वहां पर नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार की राजनीतिक जो एक कहते हैं कि आयु,
वो करीब-करीब पूरी होती दिख रही है, राजनीतिक आयु, वो पूरी होती दिख रही है, बहुत साल 2 साल, क्योंकि उनकी स्थिति शारीरिक और मानसिक आपने देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश की राजनीति को खत्म करके जो प्रशांत किशोर राजनीति किए हैं, वो मुसलमानों में मतलब उसी वोट बैंक में की राजनीति कर रहे हैं जिस पर नीतीश का कब्जा है, जो बीजेपी को सपोर्ट करती थी नीतीश के साथ आकर के। उसी वोट बैंक में प्रशांत किशोर उतरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप्रदायिक राजनीति में, नफरती राजनीति में नीतीश को खत्म करके और उस वोट बैंक को वैकल्पिक प्रशांत किशोर दे दें और कल को प्रशांत किशोर पीके और भाजपा साथ आ जाए। ज्यादा तुमने तो बहुत क्यों? सारी चीजें बहुत क्लियर कर दी है। देखिए, सबसे पहले ये है कि अहम सवाल सभी राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, जितने लोग समाजवादी राजनीति पे नजर रखे हुए थे, नीतीश ने पाला क्यों बदला? ये सवाल वैसा ही है, कटप्पा ने क्यों मारा? बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों गए, क्या फायदा हुआ नीतीश को? क्या नीतीश ब्लैकमेल होके गए? क्योंकि एक पैटर्न देखिए आप आशीष जी, बिहार में, और इसको स्टडी करिए आप, इस एंगल से यदि देखेंगे तो आपको बहुत, जब जब नीतीश ने थोड़ी अंगड़ाई ली है, ईडी की रेड हुई है। हाँ, कहीं अधिकारी के पास, फिर वो रेड होके चुपचाप बैठते हैं, फिर अंगड़ाई ली जाती है तो तुरंत प्रॉपर्टी जब्त होती है, फिर अंगड़ाई ली तो चार्जशीट फाइल होती है। ये एक नया पैटर्न उन्होंने नीतीश कुमार को, सबसे पहले नीतीश कुमार को बहुत सारी चीजें बोल के लाए होंगे जो नीतीश और भाजपा के बीच में हुई होगी। ऐसा ही बोल के उद्धव ठाकरे के साथ भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और चुनाव जीतने के बाद तू कौन मैं कौन, इस मोड़ पे आ गए थे। ये तो उद्धव ने खेल कर दिया, इसलिए सरकार नहीं बना पाए थे। यहां नीतीश फंस गए। अब ये हो गई शेर की सवारी नीतीश के लिए। उतर जाते हैं तो शेर खा जाता है, और अपने हिसाब से शेर को चला नहीं पाते। शेर जहां जा रहा है वहीं आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश जानते हैं जिस दिन नीतीश ने कड़े तेवर दिखाए, नीतीश के बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सांसद नीतीश को छोड़ जाएंगे, और नीतीश की हालत वैसी होगी जैसी उद्धव ठाकरे की हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे की जमीन पे पकड़ थी, उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी थी। नीतीश के लिए वो सिंपैथी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि नीतीश इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि लोग कहेंगे कि ऐसे पलटू राम को ऐसी ही सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि नीतीश की पॉलिटिकल आयु करीब करीब खत्म होती जा रही है। बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। मतलब एक वृद्धावस्था भी होती है, बाकी विकार भी होते हैं, लेकिन मानसिक संतुलन यदि इंसान का ठीक रहा तो फिर 84 साल में कैंसर जैसे विधा से ग्रस्त और आखिरी स्टेज में शरद पवार आज भी बीजेपी से लोहा ले रहे हैं, क्योंकि मानसिक संतुलन परफेक्ट है। आज भी उनकी मेमोरी जबरदस्त है। वो पार्ट जो है, नीतीश का दुर्भाग्य है कि नीतीश के साथ वो पार्ट साथ नहीं दे रहा है। कई बार नीतीश के वक्तव्य देखिए, नीतीश का बिहेवियर देखिए, बहुत ही इमैच्योर और छिछोरापन जो छाया दिखता है, वो नीतीश नहीं है। नीतीश बहुत ही सीरियस किस्म के, आप नीतीश वो नीतीश देखिए जिसने गोधरा के बाद अपना साथ में फोटो तक खींचने मना कर दिया था। वो नीतीश के कड़े तेवर देखिए कि वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों से, खासकर जब आरजेडी से तोड़ के वो फिर बीजेपी में आ गए, मुझे लगता है वो निर्णय उन पे लादा गया। उनके आसपास, जैसा कि मैं कहता हूं कि हर पार्टी में भाजपा की वो रणनीति बहुत जबरदस्त है, और मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूं। देखिए, भाजपा को गलत कहने से काम नहीं होगा। बाकी राजनीतिक दल मूर्खता की पराकाष्ठा करते हैं कि जो ये होने देते हैं।
आपके पार्टी में बीजेपी के लोग कैसे अंदर घुसते हैं और वो घुस के इतने बड़े पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि वो पार्टी कब्जा कर लेते हैं। यही हालत कांग्रेस में है, यही हालत जनता दल यूनाइटेड में है। तो जहां जहां ये स्लीपर सेल है वो तो अंदरूनी खोखला कर देंगे पार्टी को। वैसी स्थिति हो गई है। अब नीतीश के लिए क्या है, दरवाजे खुले हैं इंडिया गठबंधन के। क्या नीतीश आश्वस्त है कि कल उन्होंने तय कर लिया कि चलो मुझे अभी बीजेपी को सबक सिखाना, नहीं मैं जा सकता, क्योंकि बीजेपी जानती है कि नीतीश अब कुछ करने की स्थिति में नहीं। जब शेर पिंजरे में अटक गया तो छोटे बच्चे भी कंकड़ मार के निकल लेते हैं और अरे गहरे नत्थु खैरे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब अपने ही भाग्य के फेरे में अटक गए हैं नीतीश। तो क्या नीतीश आज से 5 साल 7 साल पहले ये औकात थी किसी की कि नीतीश के राज में ऐसी यात्रा निकाल ले? और बटोगे तो कटोगे कहेंगे। ये वही बिहार है जहां आडवाणी जी की रथ यात्रा को भी रोक लिया गया था। लेकिन आज पार्टी का एक नेता, कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी का, खुलेआम रैलीज निकाल रहा है, धमका रहा है, समाज में तोड़ने का प्रयास कर रहा है, डरा रहा है, कटने का बात कर रहा है। वो नीतीश असहाय होकर देख रहे। जब भाजपा को कहती तो भाजपा कहती वो व्यक्तिगत है उनका, हम कुछ नहीं कर सकते। कैबिनेट में कोई भी एक मेंबर जो एक्शन लेता है वो कैबिनेट का एक्शन माना जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है, एक परंपरा है। फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकता। ये बीजेपी के 2014 के बाद ज्यादा ही चालू हो गया। सूट हुआ अपने को तो ठीक है, पब्लिक ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो बोला व्यक्तिगत है, हमारा कोई लेना देना। फिर व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी के लिए आंसू बहाते हैं और उन्हीं का सांसद नथुराम गोडसे को अपना हीरो मानता है। ये दोनों चीजें एट अ टाइम चल रही है साथ में और ये चलाई जा रही है। तो ये नीतीश अपने ही चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए और पीछे ऐसा कोई बैकअप नहीं है। पीछे देखिए अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, चाहे कांग्रेस हो चाहे नीतीश की, यहां भी पैसा आदमी की कीमत तय कर रहा है। और पैसा भाजपा के पास कमी नहीं। हमने तो चर्चा 100 खोखे की सुनी थी। 100 करोड़ रुपए तक की बातों की बात हुई थी। वो तो क्योंकि भाजपा के, देखिए भाजपा 2 लेवल पे काम कर रही है कि किसी भी हालत में भाजपा का अपना टैली 280 के आसपास हो, 240 से। इसलिए विभिन्न लेवल पे बात कर रहे हैं। चिराग पासवान के लोग भी उनके जिस दिन चाहे वो उसका ग्रास कर लेंगे। वही जनता दल यूनाइटेड का भी। ऐसे में एक तो उनको अपनी टैली पूरी करनी है, इसलिए सांसद चाहिए, तो जहां लूज है वहीं से उठाएंगे। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं बीजेपी का एक ही मोटो है, 2 पार्टी सिस्टम मैक्सिमम। आमने सामने की लड़ाई लड़ो। आपने क्या किया? आप बिहार में आने वाला समय राजनीति का आरजेडी वर्सेस बीजेपी होगा। एक बात आपने जो कही उस पर भी मैं आता हूं। आपने जो कहा कि एक ऐसा वोट है कि जो नीतीश की राजनीति के साथ ही जाता है, सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति, वो लालू के साथ नहीं जाना चाहता, वो बीजेपी को बिल्कुल ही जाना नहीं चाहता।
हम्म, इसके लिए एक नया छोटा पार्किंग ग्राउंड उन्होंने तैयार किया जिसका नाम पीके है। हम्म, वो वोट वहां पार्क कर लीजिए, वो है अपने ही एरिया में, हाँ, वो पार्किंग का ठेका अपने ही पास है, हम्म, जब चाहे तो गाड़ी नत्थी कर लेंगे। हम्म। इसलिए लेकिन पीके का मैं बार बार कहता हूं, पीके और बीजेपी ये अलग हो ही नहीं सकते। नहीं, ये तो एक मैं है, पहले दिन ये से कह रहा एक। हूं, कोई उसको कहे कि कांग्रेस ने कर लिया, कोई कहे बीजेडी ने कर लिया, कोई कहे उसको ममता ने ले लिया, कोई कहे उसने हायर कर लिया, वो सब अपने जगह पे है, वो खेल होते रहेंगे। लेकिन ओरिजिनली पीके प्लेस फॉर बीजेपी, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक सवाल है, ये जो हमने कहा दरवाजा खोला, इस दरवाजे में एंट्री होगी कि नहीं होगी, ये इसलिए सवाल है क्योंकि अखिलेश ने क्या कहा। अखिलेश ने कहा है, ओपन स्टेटमेंट है कि समय पर कुछ चीजें समय पर होती हैं, और मैं चाहता हूं कि नीतीश वापस आ जाएं। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो मुझे इंडिया अलायंस में लेकर आए थे, लेकिन मैं तो वही हूं और नीतीश कुमार मुझे छोड़कर चले गए। बहुत सारे लोग, स्टेटमेंट पूरा बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये उम्मीद है कि नीतीश कुमार वापस आएंगे, यानी बहुत सारे लोग हैं, और दरवाजा खुला हुआ है। अब सवाल ये है कि नीतीश, जैसे आपने कहा कि नीतीश अगर आते हैं तो शेर की सवारी, आएंगे तो खा लिया जाएगा, उनको भाजपा खा लेगी। लेकिन यहीं पर नीतीश का जो राजनीतिक अतीत है, उसको देखते हुए उनकी सेहत अगर साथ दे थोड़ी बहुत भी, तो यहीं पर एक है सवाल कि अगर नीतीश आएंगे तो जरूरी नहीं कि भाजपा खा ले। हो सकता है नीतीश आ जाए तो भाजपा को, ये मोदी युग को पूरी तरह खा ले, हो सकता है। नीतीश की राजनीति में इस मैं वजह क्या है, कई मेरा बार मान हम आप कहते हैं, जैसे कई बार सिंबोलिज्म की राजनीति होती है, प्रतीकों की राजनीति होती है। जब जेपी, जिस दौर में इंदिरा को हटाए, जेपी की शायद एक कुर्सी और मेज हटाने की ताकत नहीं थी, शारीरिक रूप से उस अवस्था में थे कि एक मेज को धक्का देके नहीं हटा पाते, और वो इंदिरा गांधी को हटा दिए देश से। तो नीतीश कुछ भी हो, नीतीश ने अपना राजनीतिक जो अपनी छवि पर दाग ही दाग लगा दिए, वो तो उनकी अपनी पसंद थी कि दाग अच्छे हैं। नहीं तो नीतीश एक ऐसे व्यक्ति जिसको जातीय जनगणना, जातीय सर्वे करवा करके आइकॉन बने। नीतीश आज भी मुसलमानों, अति पिछड़ों और महादलितों के लिए इस देश में सबसे एक्सेप्टेबल ऐसा फेस जिसने उनको रिकॉग्नाइज किया और उनको ताकत दी, वो चेहरा। तो क्या इस सेल से उतर करके, जिसको डर है कि खा लेगा, इस सेल से उतर करके अगर आते हैं, क्योंकि ये बात अब अखिलेश राहुल भी समझ रहे होंगे, तो एक सिंबल के रूप में कि ये सिंबल है, ये आ गया है, अब देखो सामाजिक न्याय की लड़ाई अब लड़ी जाएगी, ये बैठा रहेगा, हिल भी नहीं पाएगा अपने दम पर, हम इसको हिलाएंगे। तो क्या अखिलेश राहुल को एक सिंबल के रूप में नीतीश मिल सकते हैं, या मैंने उस कहा लायक ना, भी नहीं? हम्म, देखिए, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं कहता लायक नहीं है। हम्म, हो सकता है कि नीतीश, देखिए, शरद पवार की पूर्ण रूप से पार्टी खत्म हो गई। हाँ, मैं क्यों शरद पवार का बार बार नाम ले रहा हूं, क्योंकि मैं इक्वेट देखता हूं, शरद पवार उनसे ज्यादा उम्र दराज है, शरद पवार की हालत उनसे ज्यादा खराब है शारीरिक, और इन्होंने तो कुछ खोया नहीं। शरद पवार ने तो पार्टी खोई, सिंबल हाँ, खोया, और सारे विधायक खोए, सांसद खोए, नहीं के बराबर लोग उनके पास रहे। लेकिन घर बैठने के बजाय या कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय वो ताकत से लड़े। देखिए, लड़ने वालों को समाज साथ देता है। हाँ, तेजस्वी लड़ता है तो अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखता है। यदि भाई क्या करो, हम जिसका भी साथ देते वो बीजेपी भगा ले जाती है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, यदि हताश होकर घर बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं बार बार शरद पवार का उदाहरण देता हूं क्योंकि उससे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को खड़ा करना शायद ही इस देश के इतिहास में किसी ने देखा होगा। हुँ, हुँ, बीजेपी 2 सीट पे आई थी, लेकिन अटल जी अडवाणी जी की उम्र भी थी और ताकत भी थी, हाँ, शरीर भी साथ दे रहा था, संघ का पूरा बैक था, इसलिए बाउंस बैक हो गई। यहाँ क्या है, कोई संघ वंग नहीं है।
विभिन्न पार्टियों में बटा हुआ महाराष्ट्र है, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और खेल कर दिया, तो आज नाको चने चबा रहे हैं बीजेपी वाले एक आदमी के चलते। नीतीश यदि हिम्मत करेगा तो इंडिया गठबंधन का यदि पूरी ताकत नीतीश के साथ खड़ी हो जाती है तो चाहे सारे विधायक चले जाएं, हाँ, सारे सांसद चले जाएं, नीतीश ईमानदारी से अपने समाजवादी वैल्यू को सामने रखते हुए, नैतिक मूल्यों को सामने रखते हुए राजनीति करेगा तो बिहार में एक तबका है वो पीके का भी छोड़ देगा, वो सब कुछ छोड़ के नीतीश के पीछे खड़ा हो जाएगा, बशर्ते नीतीश ने वो हिम्मत करनी चाहिए। सवाल है हिम्मत कर पाएंगे क्या, क्योंकि नीतीश की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। जितने ये हार्ड कोर हिंदुत्व बिहार पे थोपेंगे उतने नीतीश अप्रासंगिक होते जाएंगे। हाँ, यदि नीतीश ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो, और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको भाजपा का साथ छोड़ना होगा। भाजपा के साथ रह के आप ये नाटक नहीं कर सकते। अगर आपने दिल से भी किया तो लोग उसको नौटंकी कहेंगे। खेमा बिल्कुल क्लियर है, हार्डकोर हिंदुत्व और सेक्युलर हिंदुत्व। हिंदू बहुल देश है ये। सेक्युलर हिंदुत्व में मुसलमानों को भी जगह है, दलितों को भी जगह है, ट्राइबल्स को भी जगह है, क्रिश्चियनों को भी जगह है, क्योंकि हिंदुइज्म ने हमेशा एडॉप्ट किया है लोगों को, दोनों हाथों से सबका स्वागत किया है। ये जो हार्ड कोर की बात करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे वाली बात करते हैं, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आती। इस देश पे मुगलों ने राज किया तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। इस देश में निजाम रहे, पूरा दक्कन निजामों के पास था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य तो बहुत बाद में आया। नर्मदा के पीछे क्या था, सब मुसलमान ही राजा थे। एक आध दो साउथ में हिंदू राजा छोड़े तो, और सारे हिंदू लड़वैया मुसलमानों की यहाँ नौकरी करते थे। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले ये किसी के यहाँ नौकरी करते थे, मतलब किसी के फौज में सेवा देते थे। तो तब हिंदुत्व नहीं गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ ही ना इतने विपरीत परिस्थिति में, उन्हें साम्राज्य खड़ा कर ही दिया ना, सारे ज्योतिर्लिंग बचे ही रहे ना। उसके बाद अंग्रेज आए तो भी हिंदुत्व टिका रहा। फिर कांग्रेस आई, उसके तरफ तब भी हिंदुत्व टिका रहा, खतरे में नहीं था। नरेंद्र मोदी आने के बाद ही हिंदुत्व क्यों खतरे में आ गया, सोचने की बात है। जब केंद्र में हिंदुत्व की आइकॉन वाली सरकार है तो फिर हिंदुत्व कहां खतरे में। योगी आदित्यनाथ यूपी में राज कर रहे हैं, फिर कटने की बात किसकी कर रहे हो। मेरे यहां जाति में लोग बटे भी रहेंगे तो भी कटेंगे कैसे। आप क्या कर रहे हो, आपके पास सत्ता है, ताकत है, कैसे काटने दोगे आप। इसका मतलब आप जानते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बोल रहे हैं आप क्योंकि आपको डर है कटने का सत्ता से दूर। ये बटेंगे तो कटेंगे नहीं है आशीष, तुम बटोगे तो हम हटेंगे, ये डर है। ये सत्ता से हटने का डर है, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे की बात होती। नहीं तो यदि एक अच्छी सरकार है, ताकतवर सरकार है, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, आपने तो कहना चाहिए कि आप चिंता मत करो, मैं देखता हूं कौन काटेगा। लेकिन आप भी डर दिखा रहे। नहीं, वो डर दिखाना भाव मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है कि ये जिस कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी में 4 पाए होते हैं।
ये चारों पाए क्या हैं? एक नफरत का पाया है, एक डर का भय वो बना के रखो, डर बना के रखो, एक नफरत का पाया है, एक भय का पाया है, एक बेशर्मी का पाया है और एक और झूठ एक का पैसों पाया का। है। इस हाँ, झूठ इस झूठ बेशर्मी झूठ एक करो और एक पैसों का पाया है। से तो ये जो है वो इसी पर तो वो कुर्सी है। ये जिस दिन कह देंगे नहीं कोई डर नहीं, जिस दिन ये बात कह दिया इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता ने कि अब इस देश में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, सब एक हैं, सब में सद्भाव है, सब में प्रेम है, उसी दिन उनकी प्रासंगिकता खत्म, कुर्सी गई। इसलिए आखिरी सांस तक वो डरा के रखेंगे। अब देखिए आज ये हास्यास्पद है, लेकिन इस देश विडंबना, इस देश में ताली बजती है। आज सरदार पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने फूल माला चढ़ाया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, और कहा वहां पर शपथ दिलाई है, एकता की शपथ दिलाई। एकता की शपथ दिलाने का क्या हक है मोदी के पास? ये मैं प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा हूं। है यार, जिसका नेता हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है, कह रहा है थूक जिहाद, लैंड जिहाद, बटोगे कटोगे, जिसके नेता गांधी की फोटो बना करके और उस पर फायरिंग करते हैं, गांधी की फोटो बना करके, जो प्रधानमंत्री खुद कहता है कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र उतार ले जाएंगे, वो एकता की बात करता है। ये सहस्त्राब्दी के, शताब्दी नहीं, 1000 साल का सबसे बेशर्मी भरा शपथ था। इसे बेशर्मों की शपथ कहेंगे। ये जोक भी नहीं कह सकते, ये जोक कहना, इसे मजाक कहना, ये मजाक के साथ मजाक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो मंच पर खड़ा होकर कहे मंगलसूत्र खोल ले जाएगा, वो कहे एकता की शपथ लो, फिर ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। आप बोलिए ना कि हिंदुत्व की ये शपथ लो। किसकी एकता ये बताएं? हाँ, किसकी एकता? किसकी एकता? नफरतियों की, झूठों की, मक्कारों की, किसकी एकता? आपको एकता जातियों में करनी है, आपको एकता जातियों के बीच में जातियों की करनी है, आपको एकता प्रांतों के बीच में करनी है। नहीं तो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात नहीं चले जाते। हर चीज गुजरात, हर ठेकेदार गुजराती नहीं होता। आपको एकता काहे में लानी? ये तय करे पहले। खैर, इसमें हम नीतीश पे आ जाते हैं। आखिरी सवाल नीतीश पर। इस सारे जो जितना आडंबर ड्रामा शपथ चल रहा है, इस सबके बीच में नीतीश कुमार क्या एक फाइनल, क्या आपको लगता है कि आएंगे, या फिर ऐसे ही, क्योंकि अब हम लोगों को भी एक आदत हो गई है, दर्शक भी कई बार हमारे बड़े देखिए गुस्से में आ जाते हैं कि रोज खेला। नीतीश एक दलदल में फंस गए। हम्म। दलदल में धीरे धीरे आदमी फंस के अंत होता है। ये दलदल निगल जाता है आपको। यदि किसी ने मदद का हाथ दिया तो उस रस्सी को पकड़ के बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप दलदल पे विश्वास करके बैठेंगे तो 2000 अगले चुनाव तक वो आपको लीड लेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, और आपने बहुत ज्यादा देर कर दी तो लोग कहेंगे अब नहीं। यात्राएं निकल रही थी, आप सिर्फ बोल रहे थे। छुपा छुपा आपका एक एजेंडा था, छुपा समर्थन था। सिर्फ लाज शर्म के लिए आप बोल रहे थे कि अरे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन होने भी दे रहे थे। नीतीश को कहीं लाइन खींचनी, जितना डिले करेंगे उतना नीतीश के लिए, उस समाजवादी आंदोलन के लिए, उस वोट बैंक के लिए जो नीतीश पे अथाह विश्वास करता है, नीतीश के अतीत के लिए, सभी के लिए ये गंभीर परिणाम लेके आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये उदाहरण बड़ा सटीक था, क्योंकि ये वही हैं जिनको आपने कहा कि फोटो नहीं खिंचवाते थे मोदी जी के साथ। तब एक ऐसा वर्ग था, बड़ा बहुसंख्यक वर्ग था, जो नीतीश पर भरोसा करता था, उनकी सेकुलर राजनीति पर भरोसा करता था। वही नीतीश जो फोटो नहीं खिंचवाता था, आज फोटो के फ्रेम में ही पैर पकड़ लेता है तो भरोसा टूटता है। और सबसे बड़ी बात, दलदल में जो कहा आपने एक लाइन, दलदल में है
दलदल में तो हाथ पांव मारने पे आदमी डूबता ही जाता है, धंसता जाता है, अंत हो जाता है। रस्सी ही बचा सकती है। रस्सी आखिरी वक्त में, जब आखिरी वक्त है, यहां तक जा चुके हैं आप दलदल में, उस वक्त रस्सी फेंकी है अखिलेश यादव ने। रस्सी उस वक्त फेंकी है। अभी भी यहां से भी खींच करके बाहर लाने के लिए आपके साथी तैयार हैं। आपके साथी ही नहीं, वो आपके पुत्र समान जो हैं वो तैयार हैं। अखिलेश ने तो हमेशा बहुत इज्जत दी है, इस मामले में कोई डाउट नहीं है। जब चर्चा हुई थी कि अखिलेश चुनाव लड़वाएंगे नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से, उस समय अखिलेश से जब जब सवाल हुआ, अखिलेश ने एक बात कहा था कि जो नीतीश जी तय कर लेंगे। तो अखिलेश तो बड़ी इस मामले में मतलब अपने गार्जियन टाइप अभिभावक जैसा अखिलेश हो गए, तेजस्वी हो गए, इन्होंने हमेशा नीतीश को बहुत इज्जत दी है। भाजपा ने हमेशा नीतीश की बेइज्जती की है। रस्सी भी दी है, रस्सी दी है, देखते हैं रस्सी पकड़ते हैं या राजनीति में ये पहली बार शायद होगा, राजनीति में इच्छा मृत्यु। तो हाँ, राजनीति में राजनीति इच्छा मृत्यु का वर्णन करते हैं या रस्सी पकड़ करके दलदल से बाहर आते हैं और एक बार फिर से संग्राम करते हैं, सियासी संग्राम। अभी थोड़ा सा वो बचा है दम, ऐसे भी चुका हुआ हम नहीं मान सकते हैं, जहां पर उदाहरण शरद पवार जैसा भाव ने दे दिया है। इजाजत दीजिए, चलते चलते फिर एक बार दीपावली सुरक्षित मनाइए, बिल्कुल जोरदार ढंग से मनाइए, और उम्मीद कीजिए इस आखिर में कि अंधेरा बचे ना इस संसार। अंधेरा कौन सा? छल का अंधेरा, कपट का अंधेरा, झूठ का अंधेरा, मक्कारी का अंधेरा, नफरत का अंधेरा, द्वेष का अंधेरा, डर का अंधेरा, ये हटा देना है, निकाल देना है। आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन हौसला बनाए रखेंगे तो ये मुमकिन होगा। और इसी को मुमकिन बनाने के लिए कल दोपहर फिर मिलेंगे हम, इसी आज की दिवाली का दिया कल लेकर के फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में भाव के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।